नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपकी परीक्षा के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज की ये वीडियो थोड़ी बड़ी तो ज़रूर बनेगी, पर आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वर्तमान में भारत में 40 विश्व विरासत स्थल हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का ये टॉपिक हम कैसे कवर करेंगे। तो पहले हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पहले सभी 40 के 40 हेरिटेज साइट्स की एक लिस्ट जो मैंने बनाई है, पहले लिस्ट को एक बार हम देख लेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कौन कौन से स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं, हमको एक आइडिया हो जाए। उसके बाद हम जब एक बार पूरी लिस्ट को पढ़ लेंगे, फिर इन सभी 40 स्थलों को डिटेल में पढ़ेंगे और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पहले एक बार हम लिस्ट में पढ़ लेंगे और 40 के 40 नाम देख लेंगे। उसके बाद हम इन सभी 40 स्थलों को डिटेल में पढ़ लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो देख लेंगे। और लास्ट में जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर एक बार इनकी रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे ये टॉपिक हमारा पक्का हो जाएगा और हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो आखिर विश्व विरासत स्थल हैं क्या? तो यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के यानी कि कल्चरल और नेचुरल साइट्स को संरक्षण के दृष्टिकोण से यानी कि उन्हें बचाने के लिए विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है, पूरी दुनिया में जो यूनिक कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए उनको विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी जाती है, यानी कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी कि महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले ये वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। और ये भी पूछा जाता है कि यूनेस्को के सबसे पहले यानी कि प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहले महानिदेशक थे जूलियन हक्सले। तो क्या क्या हमने पढ़ा? यूनेस्को की फुल फॉर्म पढ़ी, स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजोले। और सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जूलियन हक्सले, ये सबसे पहले थे। ये एनटीपीसी में पूछा गया था, इसीलिए याद रखना। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं, यानी कि भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो अभी देखा जाए तो भारत के 40 स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं यानी कि कल्चरल साइट्स हैं, 7 प्राकृतिक हैं यानी कि नेचुरल साइट्स हैं, और एक मिश्रित है। 32 सांस्कृतिक यानी कि जो मानवों द्वारा बनाए गए हैं, 7 प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल हैं, एक मिश्रित है यानी कि ये सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से 7 स्थल हैं जो प्राकृतिक हैं, कौन से मिश्रित हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो आगे अब हम पहले ये देख लेते हैं कि किस देश के सबसे ज़्यादा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। तो नंबर 1 पर है इटली। इटली के सबसे ज़्यादा स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। कितने? 58 स्थल। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना के 56 साइट्स यानी कि 56 स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। चौथे नंबर पर है स्पेन। 5वें नंबर पर है फ्रांस और 6ठे नंबर पर है इंडिया। तो क्या आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है? नहीं, आपको ये याद रखना है पहले नंबर पर कौन है, तो इटली। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि भारत की रैंक क्या है।
तो भारत की रैंक है छठी। छठे नंबर पर है भारत और पहले नंबर पर है इटली। और इटली की यही संख्या भी याद रखेगा, 58 स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं और भारत के 40 स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल। तो यूनेस्को के बारे में हमने पढ़ा। अब हम भारत के सभी 40 के 40 विश्व विरासत स्थल की लिस्ट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पहले एक बार हम इनकी सूची देख लेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि कौन कौन से स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल हैं। उसके बाद हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले हम इनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1983 में 4 विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। इन 4 स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में हैं और आगरा का किला और ताजमहल ये उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी जो ताजमहल है वो आगरे में है ना, तो जो आगरा का किला है, सुनने में ऐसा ही लग रहा है कि ये ताजमहल होगा, पर नहीं, आगरे का किला अलग है। आगरे का किला और ताजमहल दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। आप ऐसे याद रख लेना कि जो आगरे का किला है, आगरे में कौन सा किला ज़्यादा मशहूर है? ताजमहल ज़्यादा मशहूर है और वो उत्तर प्रदेश में है। तो जो आगरे का किला है वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो 1983 में 4 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया और सबसे पहले 4 स्थल हैं ये: अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरे का किला और ताजमहल। तो 4 हो गए, 2 महाराष्ट्र में हैं, 2 उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? पहला है सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, फेमस है ना बहुत ही, सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है। दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारक, ये तमिलनाडु में है। तो 2 स्थलों को शामिल किया गया 1984 में, एक सूर्य मंदिर, दूसरा महाबलीपुरम के स्मारक। उसके बाद 1985 में 3 स्थलों को शामिल किया गया और ये तीनों ही नेशनल पार्क हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। दूसरा है मानस वन्य जीव अभयारण्य, ये भी असम में है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा है केवला देव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। तो मैंने जितने भी नेशनल पार्क हैं इनको ट्रिक से आपको याद कराया हुआ है। मैप की सहायता से और ट्रिक की सहायता से मैंने सभी नेशनल पार्क को आपको याद कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। मैंने वहाँ पर काजीरंगा और मानस इनको ट्रिक से याद भी कराया था, ज़रूर देख लेना। तो हमने 9 स्थलों के बारे में पढ़ लिया। 1983 में 4 स्थल, 1984 में 2 स्थल 6 और 1985 में 3, 9 स्थल। तो 9 स्थल 1983 से लेकर 1985 तक शामिल किए गए। उसके बाद देखते हैं तो 1986 में भी 4 स्थलों को शामिल किया गया। पहला था गोवा का चर्च, तो ये गोवा में ही होगा और तो कहीं होगा नहीं। दूसरा है फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है हम्पी समूह के स्मारक, ये कर्नाटक में है। और चौथा है खजुराहो के मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। तो 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था: गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। इन चारों स्थलों को 1986 में शामिल किया गया। उसके बाद 1987 में भी 4 स्थलों को ही शामिल किया गया, 86 में भी और 87 में भी। तो कौन कौन से थे? तो पहला है एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद है 1987 में ही महान चोल मंदिर, जिन्हें ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर 2004 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो महान चोल मंदिर हैं ये 3 चोल मंदिर इसमें शामिल किए गए हैं। पहले 1987 में किए गए हैं, कुछ 2004 में भी किए गए हैं, पर आपको 1987 ही याद रखना है क्योंकि ये एक ही यूनिट है। वो तीनों ही मंदिर एक ही यूनिट में शामिल हैं, यानी कि उन्हें महान चोल मंदिर ही कहा जाता है, अलग अलग काउंट नहीं किए जाते। तो 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं, उसके बाद महान चोल मंदिर, उसके बाद पट्टाकल के स्मारक, इन्हें पद्दक्कल के स्मारक भी कहा जाता है, ये कर्नाटक में है। जैसे हम्पी समूह के स्मारक वो भी कर्नाटक में है और पद्दाकल के स्मारक ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद सुंदरवन नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। आपने पढ़ा होगा सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में, ये पश्चिम बंगाल में है। तो 1987 में कितने स्थल हो गए? 4 स्थल। 1986 में भी 4 स्थल थे, 1987 में भी 4 स्थल थे। उसके बाद 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी,
जो कि 2005 में शामिल की गई, पर जो फूलों की घाटी है इसी का विस्तार है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये एक ही यूनिट है, यानी कि इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता, एक ही में शामिल किया गया है जो कि उत्तराखंड में है। तो 1988 ही आप याद रखना कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी को शामिल किया गया जो कि उत्तराखंड में है। आपसे जीके का प्रश्न भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो कई बार पूछा गया है, तो ये उत्तराखंड में है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। यूनेस्को की जो भी साइट्स हैं ना, जो भी नेशनल पार्क हैं, जो किले हैं, जो मंदिर हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा। तो 1988 तक हमने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। तो 1989 में सिर्फ एक ही स्थल को शामिल किया गया, वो था सांची का स्तूप। ये मध्य प्रदेश में है, तो सिर्फ इसी को शामिल किया गया था 1989 में। उसके बाद 1993 में 2 स्थलों को शामिल किया गया और दोनों ही दिल्ली में है। पहला हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में है, और दूसरा कुतुब मीनार, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी दिल्ली में है। तो दोनों ही स्थलों को 1993 में शामिल किया गया। उसके बाद 1999, 2005 और 2008 इसमें माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। तो माउंटेन रेलवे में भी कौन कौन सी रेलवे को? दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला। तो दार्जिलिंग रेलवे को 1999 में शामिल किया गया और ये पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी रेलवे को 2005 में शामिल किया गया और ये तमिलनाडु में चलती है। और शिमला कालका रेलवे को 2008 में शामिल किया गया और ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों ही रेलवे माउंटेन रेलवे में शामिल हैं, यानी कि माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आती हैं। तो ये एक ही यूनिट है, मतलब कि इसे एक ही विश्व विरासत स्थल काउंट किया जाता है, अलग अलग 3 काउंट नहीं किए जाते, इसीलिए इन्हें माउंटेन रेलवे के अंडर रखा गया है। तो माउंटेन रेलवे के अंतर्गत ही आती हैं तीनों ही। तो 1999 में आप याद रखना। उसके बाद 2002 में एक ही विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया, महाबोधि मंदिर। तो महात्मा बुद्ध का मंदिर है ना, महाबोधि मंदिर बिहार में। तो 2002 में इसे शामिल किया गया। तो उसके बाद 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 2004 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो कि गुजरात में है, और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी कि रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों स्थलों को शामिल किया गया। अभी आप बस एक बार सुन लीजिए, क्योंकि एक बार सुनकर ही तो ये याद नहीं हो जाएगा, पर इतना ज़रूर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब बातें बैठ जरूर जाएंगी। पर आपको इतना तो ज़रूर याद हो गया होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है कि नहीं, तो हाँ, इतना तो आपको ज़रूर याद हो गया होगा। पर हाँ, ये अभी आपको नहीं याद हुआ होगा कि किस सन में इसे शामिल किया गया। हाँ, अभी सन आपको नहीं याद हुआ होगा, पर वो भी आपको बाद में याद हो जाएगा। अभी बस आप इसकी एक बार लिस्ट सुन लीजिए, अभी हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो 2004 तक हमने देख लिया। उसके बाद 2007 में लाल किले को शामिल किया गया, और लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। 2010 में जंतर मंतर, तो और भी जंतर मंतर हैं, पर जो जयपुर का जंतर मंतर है, जो कि राजस्थान में है, इसे ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसे तो और भी जंतर मंतर हैं, पर जयपुर के ही जंतर मंतर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। और कब किया गया? 2010 में। उसके बाद 2012 में पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया, जो कि देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। 2012 के बाद 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। तो राजस्थान के 6 किले हैं जिन्हें शामिल किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना याद रख लीजिए कि 2013 में राजस्थान के किलों को शामिल किया गया, ये राजस्थान में ही होंगे। उसके बाद 2014 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है रानी की वाव, जो कि गुजरात में है, यानी कि कुआं है, और दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन्हें 2014 में शामिल किया गया। उसके बाद 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। पहला नालंदा महाविहार, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है ना, बिहार का। दूसरा ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, जो कि चंडीगढ़ में है। और तीसरा कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। तो 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया, नालंदा महाविहार, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य और कंचनजंगा नेशनल पार्क। उसके बाद 2017 को अहमदाबाद को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया,
जो कि गुजरात का ऐतिहासिक शहर है। और 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को, महाराष्ट्र में है ना जो, उसे शामिल किया गया। और 2019 में जयपुर को, जो कि राजस्थान का ऐतिहासिक नगर है, इसे भी शामिल कर लिया गया। तो पहले अहमदाबाद को शामिल किया गया, फिर जयपुर को शामिल किया गया, और अभी 2021 में 2 नए स्थलों को जोड़ा गया है। एक है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और दूसरा है धोलावीरा जो कि गुजरात में है। तो इन्हें अभी शामिल किया गया है 2021 में, रामप्पा का मंदिर और धोलावीरा। तो हमने 40 के 40 स्थलों के बारे में देख लिया कि कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। तो हमें अब ये आइडिया हो गया कि हाँ, किन किन स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि जयपुर को शामिल किया गया है या नहीं, तो अब आपको पता होगा कि हाँ, जयपुर को शामिल किया गया है। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि कौन कौन से 40 स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। अब हम इनके बारे में तो अब हम सभी 40 के 40 स्थलों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1983 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। और सबसे पहले इन्हीं 4 स्थलों को, जो भारत के थे, जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। अब इन्हें देखते हैं। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं, और सभी बौद्ध गुफाएं हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं। तो मैंने वही फैक्ट लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जरूर याद रखना कि 29 गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी महाराष्ट्र में है। और किस वंश द्वारा ये निर्मित की गई है? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस वंश द्वारा? राष्ट्रकूट वंश द्वारा एलोरा की गुफाएं निर्मित की गई हैं। तो इन्हें याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो एलोरा, एलोरा के पीछे क्या है? रा। और कौन सा वंश है? तो राष्ट्रकूट वंश है। रा से ही शुरू हो रहा है ना, एलोरा राष्ट्रकूट वंश। तो जब भी ऑप्शन में आएगा राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, तो ऐसे आपको याद रहेगा कि एलोरा, तो रा से खत्म हो रहा है, वंश कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश, रिलेट हो रहा है। तो इससे आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाओं का समूह है? तो 34 गुफाओं का समूह है। अजंता में 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। और उसके बाद 17 हिंदू गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं, और 5 जैन गुफाएं हैं, 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। टोटल कितनी गुफाएं हो गई? तो 34 गुफाओं का समूह है एलोरा की गुफाएं, जो कि राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित हैं। तो अजंता, एलोरा, उसके बाद आगरे का किला और ताजमहल, इन्हें भी 1983 में ही शामिल किया गया था। तो आगरे का किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यह 16वीं सदी में बना हुआ एक मुगल स्मारक है, और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया था। और इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद है। तो ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि जहांगीर महल किस किले के अंदर मौजूद है? तो ये आगरे के किले के अंदर मौजूद है। इसी किले में जहांगीर महल भी है और खास महल भी है। याद रखिएगा, दोनों ही आगरे के किले में है। और आगरे का किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगरे के किले के बाद ताजमहल, ये भी 1983 में ही शामिल किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। और इसका निर्माण आपको पता ही है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था ताजमहल का निर्माण। और ये है कहाँ पर? आगरा में है। तो 1983 में हमने चारों देख लिए, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरे का किला और ताजमहल। अब हम आगे देखते हैं। तो 1983 के बाद हम आते हैं 1984 में। तो 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया था। पहला है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि उड़ीसा में है। तो यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है, और रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है इस मंदिर में।
और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। तो इस मंदिर में रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइन से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह है कहाँ पर, तो उड़ीसा में है। और उसके बाद है महाबलीपुरम के स्मारक, ये तमिलनाडु में है। तो पल्लव राजाओं द्वारा इन स्मारक समूहों की स्थापना तमिलनाडु में 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। किनकी स्थापना, तो महाबलीपुरम के स्मारकों की स्थापना। और इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया है, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और शोर मंदिर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है, ये सभी शामिल हैं। इन महाबलीपुरम के स्मारकों में ये सभी मंदिर शामिल हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत रचना है, जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 1984 में सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक, इन दोनों को शामिल किया गया है। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। तो 1984 के बाद अब हम आते हैं 1985 में। तो 1985 में 3 नेशनल पार्क को शामिल किया गया। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि असम में है। दूसरा है मानस वन्य जीव अभयारण्य, ये भी असम में है। और तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि राजस्थान में है। तो पहले देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो असम का काजीरंगा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है मानस वन्य जीव अभयारण्य। तो मानस वन्य जीव अभयारण्य भी असम में ही है और यह बाघ और बाघ संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जंगली भैंसों की आबादी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था ना नेशनल पार्क वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। मैं फिर से बता देता हूँ। तो मैंने वहाँ पर असम के जितने भी नेशनल पार्क थे आपको इस ट्रिक से याद कराया था। मैंने एक लाइन बताई थी और आपको कहा था कि इसको याद रख लेना, इससे आपको जितने भी असम के नेशनल पार्क हैं सब याद हो जाएंगे। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये लाइन थी, माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो ये एक ही लाइन से आपको सभी नेशनल पार्क याद हो गए थे। कौन कौन से, माना से मानस नेशनल पार्क, नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क, असम का काजी, तो ये सभी असम के नेशनल पार्क हैं, इसे हमें ये पता चलता है। काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, करवा दी डिब्रू राज से शादी, डिब्रू से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और राज्य से राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो काजीरंगा और मानस दोनों ही असम में हैं। उसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हजारों की संख्या में यहाँ पर दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसे कि साइबेरिया के जो सारस हैं वो भी यहाँ पर सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो हजारों की संख्या में यहाँ पर विलुप्त और दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में। तो इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 1985 में 3 नेशनल पार्क हो गए, काजीरंगा, मानस और केवलादेव। तो 1985 के बाद अब हम आगे देखते हैं। तो 1985 के बाद 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है गोवा का चर्च, ये गोवा में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक में, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। तो पहले गोवा का चर्च और फतेहपुर सीकरी देखते हैं। तो गोवा के चर्च को भी 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। तो ये सभी चर्च जो हैं ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाए गए हैं और माना जाता है कि इन्हें 1594 में बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं गोवा के चर्च। तो याद रखिएगा 1986 में इन्हें शामिल किया गया है। और जो फतेहपुर सीकरी है ये आगरा ज़िले में एक शहर है। तो ये यूपी में होगा, उत्तर प्रदेश में। और 1571 में आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था।
तो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। ये 2 प्रश्न इससे बनते हैं फतेहपुर सीकरी से। उसके बाद देखते हैं हम्पी समूह के स्मारक। तो हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हैं। कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। और हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। और हम्पी समूह के स्मारक हरिहर और बुकराय द्वारा बनाए गए थे। तो ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है कि हम्पी समूह के स्मारक किसके द्वारा बनाए गए थे, तो हरिहर और बुकराय के द्वारा ये बनाए गए थे। याद रखिएगा हम्पी समूह के स्मारक। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, ये कर्नाटक जिले में है और हरिहर और बुकराय द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद खजुराहो के मंदिर, तो विश्व प्रसिद्ध हैं खजुराहो के मंदिर। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। और खजुराहो के मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। और इनका निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। और इन स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। खजुराहो के मंदिर में ये है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो 1986 में 4 स्थल शामिल किए गए ना, गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। तो इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम 1986 के बाद की कहानी देखते हैं। तो 1986 के बाद 1987 में भी 4 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है एलिफेंटा की गुफाएं, उसके बाद है महान चोल मंदिर, फिर है पदक्कल के स्मारक और सुंदरवन नेशनल पार्क। तो पहले देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो यह है महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप, जिसे घारपुरी के द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप है, इसे घारपुरी के द्वीप के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर है, तो वहाँ पर एलिफेंटा द्वीप नहीं दिया हुआ था। क्योंकि अगर एलिफेंटा द्वीप दिया होता फिर तो ये बहुत ही आसान बन जाता। तो एग्जामिनर ने घारपुरी द्वीप दिया था, तो एलिफेंटा द्वीप को ही घारपुरी के द्वीप के रूप में जाना जाता है। और यह गुफा भगवान शिव के मंदिर को समर्पित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं और घारपुरी के द्वीप पे यह स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाओं के बाद है पदक्कल समूह के स्मारक। तो ये भी कर्नाटक में है और 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश के द्वारा इन्हें बनवाया गया था। और किस शैली में बनवाया गया था, तो बेसर शैली में बनवाया गया था। ये बेसर शैली क्या होती है, तो मैंने स्टैटिक जीके की जो सीरीज शुरू की है ना, उसमें मैंने आपको मंदिरों के बारे में पढ़ाया था। तो भारत के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और वहाँ पर मैंने उनकी शैलियों के बारे में भी पढ़ाया था कि 3 प्रकार की भारत में शैलियाँ हैं मंदिरों की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर मैंने बताया था। तो अभी आप बस जान लीजिए कि जो पदक्कल समूह के स्मारक हैं ये बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाए गए थे पदक्कल समूह के स्मारक। उसके बाद है महान चोल मंदिर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा महान चोल मंदिर नहीं है। तो 3 चोल मंदिर हैं जो कि महान चोल मंदिर हैं और जो चौथा ऑप्शन होगा वो गलत होगा। तो आपको पता होगा कि कौन कौन से मंदिर हैं जो कि महान चोल मंदिर के अंतर्गत आते हैं, तभी तो आपका प्रश्न सही होगा। तो महान चोल मंदिर चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बनवाए गए थे। और यह मंदिर कौन कौन से हैं, तो पहला है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, दूसरा है गंगईकोंडा चोलीश्वरम का मंदिर और तीसरा है एरातेश्वर मंदिर जो कि दरासुरम। तो तीनों ही तमिलनाडु में है, बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलीश्वरम का मंदिर और एरातेश्वर मंदिर। ये तीनों ही महान चोल मंदिर हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अब आपका कभी गलत नहीं होगा कौन कौन से महान चोल मंदिर हैं। तो हमने एलिफेंटा गुफाएं देख ली, पदक्कल समूह के स्मारक देख लिए, महान चोल मंदिर देख लिए। अब देखते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी बताया था कि जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये मैंग्रोव वनों के लिए जाने जाते हैं। और ये है कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में है। तो 1987 के भी विश्व विरासत स्थल हमने पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं। तो 1987 के बाद
1988 में सिर्फ एक ही स्थल को शामिल किया गया और 1989 में भी सिर्फ एक ही स्थल को शामिल किया गया। तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी को शामिल किया गया, जो कि उत्तराखंड में है। मैंने आपको बताया था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया और जो फूलों की घाटी है इसी का विस्तार है उसे 2005 में शामिल किया गया। पर इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता, ये एक ही यूनिट में काउंट किए जाते हैं, यानी कि ये एक ही विश्व विरासत स्थल हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी ये दोनों ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं और साथ ही साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी यहाँ पर शामिल है। तो कई प्रकार की फूलों और जीवों की प्रजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी को, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो 1988 के बाद 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया गया और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया था और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से ये एक है। सांची का स्तूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है और यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अशोक के द्वारा। ये है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में है। दो चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो 1988 और 1989 यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। तो उसके बाद सीधा 1993 में 2 स्थलों को शामिल किया गया और दोनों ही दिल्ली के स्थल थे। कौन कौन से, पहला है हुमायूं का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार। तो ये दोनों ही स्थल आपको पता है दिल्ली में है। इन दोनों को 1993 में शामिल किया गया। तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है और इसके आर्किटेक्ट कौन है, तो मीराक मिर्जा घियास ने इसे डिज़ाइन किया था। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा इसके वास्तुकार कौन है, तो मीराक मिर्जा घियास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। मीराक मिर्जा घियास ये इसके वास्तुकार हैं हुमायूं के मकबरे के, और ये है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में है। तो हुमायूं के मकबरे के बाद देखते हैं कुतुब मीनार। तो आपको पता ही है कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72.5 मीटर है, जो कि ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार ये ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 72.5 मीटर। और ये है कहाँ पर, ये तो आप सबको पता है, दिल्ली में है। तो हमने 1993 के स्थल देख लिए। अब हम आगे देखते हैं। तो 1993 के बाद सीधा 1999 में भारत की माउंटेन रेलवे को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो पहले सिर्फ दार्जिलिंग रेलवे को ही शामिल किया गया था, जो कि माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आती है। पर 2005 में नीलगिरी रेलवे और 2008 में शिमला कालका रेलवे को भी शामिल कर लिया गया। इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता, इन्हें माउंटेन रेलवे के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है, इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है। इन्हें एक ही काउंट किया जाता है, माउंटेन रेलवे। पर आती कौन कौन सी हैं, दार्जिलिंग की रेलवे, नीलगिरी रेलवे और शिमला रेलवे। तो भारत की 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई है। पहली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दूसरी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु में है। और तीसरी कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन तीनों को ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है माउंटेन रेलवे के अंतर्गत, याद रखिएगा। तो आगे 2002 में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया और 2003 में भीमबेटका गुफाओं को शामिल किया गया। तो पहले देखते हैं महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, जो कि बिहार के बोध गया में स्थित है और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। और यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। तो ये है कहाँ पर, बोध गया में है, यानी कि बिहार में है। और सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था महाबोधि मंदिर को, और इसे 2002 में
विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। और 2003 में भीमबेटका गुफाओं को शामिल किया गया। तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित हैं। और भीमबेटका की गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्र हैं और सबसे पुराने चित्र 10,000 वर्ष से भी पुराने पाए गए हैं। इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पुराने चित्र हैं जो कि देखे गए हैं भीमबेटका की गुफाओं में। तो 10,000 वर्ष से भी पुराने चित्र पाए गए हैं, इसीलिए इसे शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। तो ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आपसे यही पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। अब हम आगे देखते हैं। तो 2002, 2003, इसके बाद 2004 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि गुजरात में है, और दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि रेलवे स्टेशन है, महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई है और यह भारत में गुजरात के पंचमहल जिले में है। तो बस यही पूछा जाएगा कि यह है कहाँ पर, तो गुजरात में है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो यह है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की वास्तुकला डिजाइन की थी। इसके वास्तुकार कौन है? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस हैं, ये याद रखिएगा। और इसे 1888 में बनवाया गया था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसे ही आएगा आपको ये तो पता चल जाएगा ये है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में है। इसके वास्तुकार याद रख लेना। तो इसके वास्तुकार कौन है? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, ये इसके वास्तुकार हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो 2004 हमने देख लिया। अब हम आगे। तो 2004 के बाद सीधा 2007 में दिल्ली के लाल किले को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2007 में। तो लाल किला, तो इसका निर्माण 1639 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में करवाया था। किसका निर्माण? लाल किले का निर्माण। पर बाद में इसका नाम लाल किला पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम लाल किला पड़ गया। और लाल किले पर शासन करने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था, ये कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे, अंतिम मुगल सम्राट। इसे बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनवाया था, और इस पर शासन करने वाले अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो लाल किले के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि लाल किले के आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार कौन थे? तो लाल किले के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसे बनवाया किसने था? शाहजहां ने। तो दिल्ली के लाल किले के बाद 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो जंतर मंतर कौन सा? जयपुर वाला, जो कि राजस्थान में है। तो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित एक स्मारक है जिसे राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें दुनिया के सबसे बड़े पत्थर सूर्य घड़ी के साथ 19 खगोलीय उपकरण शामिल हैं, इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। कौन से जंतर मंतर को? जयपुर वाले जंतर मंतर को, क्योंकि और भी भारत में जंतर मंतर हैं, पर सिर्फ जयपुर वाले जंतर मंतर को ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है पश्चिमी घाट। तो 2012 में पश्चिमी घाट को भी शामिल कर लिया गया। तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत के पश्चिमी तट से चलती है, इसीलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। और यह हिमालय पर्वत से भी पुराना है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह गुजरात की सीमा के पास से शुरू होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट। तो 2012 में पश्चिमी घाट को भी शामिल कर लिया गया। 2007 में लाल किले को, 2010 में जंतर मंतर और 2012 में पश्चिमी घाट। तो 2012 के बाद आते हैं 2013 में। तो 2013 में राजस्थान के किलों को शामिल किया गया। तो राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया। इन 6 किलों का नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से किले हैं, पर इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता। मतलब कि ये 6 अलग अलग साइड से नहीं है, इन्हें एक ही राजस्थान के पहाड़ी किले के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है।
मतलब कि इन्हें एक ही विश्व विरासत स्थल काउंट किया जाता है। भले ही ये 6 किले हैं, पर इन 6 किलों को राजस्थान के किलों के रूप में 2013 में शामिल किया गया। पहला है चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, तीसरा है रणथंभौर का किला, चौथा है झालावाड़ का किला या गागरोन का किला, पांचवा है जयपुर का किला और छठा है जैसलमेर का किला। तो इन 6 किलों को राजस्थान के पहाड़ी किले में शामिल किया गया और यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो किलों का नाम जरूर याद रखना, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। इन 6 किलों को राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं इन्हें 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की, याद रखिएगा। तो 2013 के बाद 2014 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है रानी की वाव जो कि गुजरात में है और दूसरा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला है रानी की वाव यानी कि कुआं, तो यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित है और यह कुआं सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो मैंने नदी इसलिए मेंशन की है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है कि कौन सी नदी के तट पर रानी की वाव स्थित है। तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। किसके शासन के दौरान? चालुक्य वंश के शासन के दौरान। तो रानी की वाव को भी 2014 में शामिल किया गया और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी 2014 में ही शामिल किया गया था। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में ये स्थित है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमालयन नेशनल पार्क है तो हिमाचल प्रदेश में होगा। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ग्रेट हिमालयन कहाँ पर होगा? तो हिमाचल प्रदेश में होगा। तो 2014 के बाद 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? पहला है नालंदा महाविहार जो कि बिहार में है, दूसरा है ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य जो कि चंडीगढ़ में है और तीसरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। तो पहले देखते हैं नालंदा महाविहार। तो नालंदा महाविहार को पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। किसने की थी? ये जरूर याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की जो कि शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ, पर इसे नष्ट किसने कर दिया? तो नालंदा महाविहार को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। और बनवाया किसके द्वारा गया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य इन्हें भी 2016 में ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य इस वास्तुकला के जन्मदाता एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली कार्बूसियर। इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है ली कार्बूसियर के स्थापत्यकार, जिन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक के रूप में देखा जाता है। तो जो ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य हैं ये चंडीगढ़ शहर में स्थित हैं और इन्हें 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और इसी के साथ कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और इसे भी 2016 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया। और ये खास क्यों है? क्योंकि इसे मिश्रित कैटेगरी में शामिल किया गया। हमने पढ़ा था ना कि 3 कैटेगरी हैं, पहली सांस्कृतिक, दूसरी प्राकृतिक और तीसरी मिश्रित। तो जो मिश्रित वाली कैटेगरी थी उसमें सिर्फ भारत का एक ही स्थल है जिसे शामिल किया गया है और वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसे हम लास्ट में भी देख लेंगे, पर अभी भी आप देख लीजिए कि कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा स्थल है जिसे मिश्रित वाली यानी कि मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो 2016 के हमने देख लिए, अब हम चलते हैं 2017 पर। तो 2017 में गुजरात के अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर है। यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है और यह शहर विश्व धरोहर शहर का दर्जा पाने वाला भारत का पहला तथा भक्तपुर जो कि नेपाल में है और गाले जो कि श्रीलंका में है, इसके बाद ये एशिया का तीसरा शहर है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ। सबसे पहले नेपाल का भक्तपुर ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ, उसके बाद श्रीलंका का गाले ये शामिल हुआ, उसके बाद भारत का अहमदाबाद ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ।
तो भारत का अहमदाबाद यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर है, याद रखिएगा। तो 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया और 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल जो कि महाराष्ट्र में है, इसे शामिल किया गया। तो विक्टोरियन और डेको एंसेंबल ये महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो कि मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, इसे 2018 में शामिल किया गया। तो 2017 में अहमदाबाद को, 2018 में विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को और 2019 में जयपुर शहर को शामिल किया गया। तो राजस्थान में ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी और इसकी स्थापना सन 1727 में हुई थी और इसे गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। तो जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहला शहर था भारत का अहमदाबाद, उसके बाद है जयपुर, ये दूसरे नंबर का शहर है जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो 2017, 2018 और 2019 ये तीनों हमने देख लिए। उसके बाद सीधा 2021 में अभी हाल ही में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और दूसरा है धोलावीरा जो कि गुजरात में है। तो पहले देखते हैं रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर को ही काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये तेलंगाना में है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। और रामप्पा मंदिर एक 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर ही रखा गया है। तो इसके वास्तुकार कौन थे? रामप्पा। इन्हीं के नाम पर ये मंदिर का नाम रख दिया गया रामप्पा मंदिर। उसके बाद है धोलावीरा। तो आपने सिंधु हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा के बारे में पढ़ा होगा। तो गुजरात में हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो रामप्पा मंदिर और धोलावीरा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और धोलावीरा गुजरात में है। इन्हें 2021 में शामिल किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो भारत के 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो हम जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है इसे देख लेते हैं और बाकी के जो स्थल बचे वो सभी सांस्कृतिक होंगे। तो हमने 40 के 40 अभी पीछे पढ़ तो लिए, अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो पहले प्राकृतिक देख लेते हैं। तो जितने भी नेशनल पार्क हमने पढ़े ना, सभी नेशनल पार्क आप प्राकृतिक में इंक्लूड कर लीजिए। यानी कि जो भी नेशनल पार्क हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क को छोड़कर जो भी नेशनल पार्क हैं ये सभी प्राकृतिक के अंडर आते हैं। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, हमने पीछे देखा था। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। तो जितने भी नेशनल पार्क हैं और एक पश्चिमी घाट, ये सभी 7 हो गए ना, तो इन्हें प्राकृतिक की कैटेगरी में रखा गया है। और एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसे मिक्स्ड कैटेगरी में यानी कि मिश्रित स्थल में काउंट किया जाता है। तो देखिए 7 ये हो गए, ये प्राकृतिक और एक मिश्रित, और बाकी के जो बचे ये 32 के 32 सांस्कृतिक में आएंगे। हमने 40 पढ़े थे ना, 32 सांस्कृतिक में आएंगे, 7 हमने प्राकृतिक वाले देख लिए और एक मिश्रित वाला देख लिया। तो हमने यहाँ पर सभी विश्व विरासत स्थलों के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट में हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमने जितना भी पढ़ा सबको समराइज़ कर सकें। तो देखिए 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, आगरे का किला और ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है। उसके बाद 1985 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। तीनों ही नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा, मानस और केवलादेव। काजीरंगा और मानस ये असम में है और केवलादेव राजस्थान में है। उसके बाद 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया। गोवा का चर्च गोवा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक में है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 1987 में भी 1986 की ही तरह 4 स्थलों को शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, महान चोल मंदिर तमिलनाडु में, पदाकल के स्मारक कर्नाटक में, सुंदरवन नेशनल पार्क
पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 1988 में एक ही स्थल को शामिल किया गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद 1988 के बाद 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में है। 1993 में 2 स्थलों को शामिल किया गया, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद सीधा ही 1999 में माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। उसके बाद 2002 में महाबोधि मंदिर, जो कि गया बिहार में है, उसे शामिल किया गया। 2002 के बाद 2003 में भीमबेटका गुफाओं को शामिल किया गया, ये मध्य प्रदेश में है। 2003 के बाद 2004 में 2 स्थलों को शामिल किया गया, चंपानेर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में है। तो 2004 के बाद सीधा ही 2007 में लाल किले को शामिल किया गया, जो कि दिल्ली में है। और लाल किले के बाद 2010 में जंतर मंतर, जो कि जयपुर राजस्थान में है, इसे शामिल किया गया। और 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और 2012 के बाद 2013 में राजस्थान के 6 किले हैं ना, हमने पढ़े थे, राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया। और 2014 में रानी की वाव और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को शामिल किया गया। रानी की वाव गुजरात में है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया, नालंदा महाविहार बिहार में है, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ में है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। तो 2016 के बाद 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया, जो कि भारत का पहला शहर था जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। उसके बाद 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे शामिल किया गया। और 2019 में अहमदाबाद के बाद जयपुर शहर को शामिल किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। और उसके बाद अभी हाल ही में 2021 में रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, और धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।